हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारी जो है थ्योरी की क्लास करेंगे टोटली। और इसके अंदर जो है आपके जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम इसका कल से स्टार्ट करेंगे। आज जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो हम सारे देखने वाले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। होप सो कनेक्ट हो जाओ फटाफट से, क्लास जो है अच्छी रहे। कनेक्ट हो जाओ फटाफट से सभी बच्चे। हाँ जी, स्टार्ट करें। कनेक्ट एवरीवन, फटाफट से कनेक्ट हो जाएं सभी, तभी हम क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा भी दे रहे होंगे पीछे जो है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम करने वाले क्लास में टोटल। ठीक है, चलिए। यस, कनेक्ट हो जाओ फटाफट से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। फर्स्टली तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे कि जो अपने पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है, वहाँ पे 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉज आते हैं जो कि गिवन है बाय न्यूटन। ठीक है, तो जहाँ पे फर्स्ट जो है अपने इनर्शिया की डेफिनेशन देता है, फिर सेकंड वाला जो है फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिवली फर्स्ट बताता है, और क्वालिटेटिवली जो है सेकंड लॉ यहाँ पे बताता है। ठीक है, डिपेंडेंसी किसके ऊपर आती है। थर्ड लॉ जो है एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। और उसके बाद फिर हम इम्पल्स और अपने पास अपने यहाँ पे आता है लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे आती है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो चलिए आज जो है क्लास हमारी थ्योरी की रहेगी टोटली, तो क्वेश्चन के आंसर जो है आप करने हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कंसेप्ट ऑफ। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसने किसका कंसेप्ट यहाँ पे दिया था। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। कैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया या फिर एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ जो है यहाँ पे साथ साथ में मैं इसकी जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करूंगी, ताकि जो कल वाली क्लास है अपनी या आने वाली जो भी क्लासेस होंगी आगे वाली, उसमें आपको थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ। फर्स्ट लॉ न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ में भी अपने पास 3 आते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, यहाँ पे अपने को डेफिनेशन मिलती है किसके बारे में, इनर्शिया के बारे में। किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इनर्शिया के बारे में। भी जो इनर्शिया है वो किस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर, होता क्या है इनर्शिया। बेसिकली जैसे मास हम डिफाइन करते हैं वैसे ही क्या है हमारे क्वांटिटी इनर्शिया की आती है यहाँ। ठीक है, तो इनर्शिया जो है 3 तरीके का यहाँ पे बताया जाता है। दैट इज फर्स्ट जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड जो है हमारे पास होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड हमारे पास रहता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ जो है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज टोटली डिफाइन द इनर्शिया। वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इनर्शिया के बारे में। दैट इज अपना जो ऑप्शन सी है यहाँ पे वो क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फोर्स को टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से ही फोर्स जो है वो कौन बताता है, सेकंड न्यूटन्स लॉ बताता है। ठीक है, सेकंड लॉ जो है मोशन का वो हमें फोर्स की इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट वाला जो है इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स, दिस स्टेटमेंट इज। ये जो स्टेटमेंट है किसकी है, ये यहाँ पे कह रहा है बॉडी जो है कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन में है तो मोशन ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। एंड दिस इज न्यूटन, कौन सा लॉ है ये बताइए, दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कौन सा है ये, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ऑप्शन है जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, या लॉज ऑफ फोर्स, ऐसा कुछ होता नहीं अपने। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है, ये इनर्शिया के बारे में बताता है। भी इनर्शिया ही एक्ट करता है, जब बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगी।
या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी ड्रैग फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है लॉज ऑफ इनर्शिया विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, पी जो मेरे पास फोर्स आती है यहाँ पे क्या आती है, फोर्स, तो फोर्स जो आती है वो किसके इक्वल होगी, सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स जो आएगी एफ वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी डी पी बाई डी टी के, यानी कि लीनियर मोमेंटम के ऊपर डायरेक्टली क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कैसे वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है, ये बताता है कि एक्शन जो होगी, एक्शन जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी किसके, रिएक्शन, किसके इक्वल होगी, रिएक्शन के इक्वल होगी, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होगी। और लॉज ऑफ मोशन या फोर्सेस जो है ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की जो है एसआई यूनिट क्या होगी, बताइए फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, यस फोर्स की जो एसआई यूनिट है बताइए क्या होगी। हाँ जी, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, पहले जो हमने चैप्टर किए हैं वहाँ पे फोर्स का बहुत बार जिक्र सुना होगा, फर्स्ट वाले चैप्टर में तो बहुत बार पढ़ा था हमने, ठीक है, जहाँ पे हम डायमेंशन वाला जो चैप्टर है वो कर रही थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो फोर्स की है एसआई यूनिट क्या होगी, तो फोर्स के एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं तो वो क्या होती है हमारे पास, न्यूटन होती है, न्यूटन। या फिर फोर्स का जो फॉर्मूला यहाँ से बनता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ई, क्या बनता है, एफ इज इक्वल टू एम ई। मास के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के लिए यूज़ की जाती है मीटर पर सेकेंड, क्या यूज़ की जाती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी आता है, तो ये भी क्या है इसकी ऐसा यूनिट है। या फिर जनरली हम इसी चीज़ को यानी कि इसी को इक्वल बोलते हैं किसके, न्यूटन, ये मेरी चीज़ इक्वल है न्यूटन के, ठीक है। तो न्यूटन क्या है मेरे पास ऐसा यूनिट है किसकी, फोर्स। क्लियर सभी को, सभी को क्लियर है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है, इफ ए नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस, अगर हम नेट फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब उससे हमारे पास वेलोसिटी आती है या कांस्टेंट स्पीड आती है या एक्सेलरेशन या फिर इनर्शिया, क्या चीज़ वो जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, बताइए। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, यस क्या आंसर आएगा फोर्थ क्वेश्चन का, ऑप्शन दिखाई दे रहा है सभी को, क्या ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, सही, हाँ जी, ए नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी देन इट प्रोड्यूस व्हाट, क्या चीज़ वहाँ पे लगेगी, देखो फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मास के ऊपर, एंड दूसरा मेरे पास एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जब हम फोर्स लगाएंगे एक्ट करेंगे किसी बॉडी के ऊपर, नेट फोर्स लगेगी तो उसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट स्पीड का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, ठीक है, इनर्शिया भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट अगर फोर्स की बात कर रहा है तो हम डिपेंड करेंगे, मतलब बताएंगे किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज ऑन एक्सेलरेशन, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आगे के यहाँ पे क्या कहा गया है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, मोमेंटम जो है सिंपली देखो, आज वाली जो क्लास है आपकी सिंपल रहेगी, यानी कि इसमें कुछ भी हम ऐसा न्यूमेरिकल टाइप नहीं रखने वाले हैं, टोटली थ्योरेटिकल रहेगी आज की क्लास, ठीक है। तो इसमें आपको खुद ही आंसर करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन होता तो फिर मैं मतलब करती वहाँ पे डिस्कस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है अच्छे से तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो बताओ मेरे पास जो मोमेंटम है यानी कि क्वांटिटी का यहाँ से पता होना चाहिए। अब आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल लेके बैठ जाओ तो उस बात का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपको क्वांटिटी ही नहीं पता, ठीक है ना। क्वांटिटी नहीं पता कि होती क्या है, उसका फॉर्मूला नहीं पता, उसकी यूनिट नहीं पता, तो फिर न्यूमेरिकल करने का कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्लास आप लोगों की आज रखी गई है। यहाँ पे पूछा गया है कि मोमेंटम जो है बॉडी का वो किसके इक्वल होगा। देखो मोमेंटम की अगर बात करें तो 2-3 फॉर्मूले हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट तो मेरे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ जो है वो आता है डी पी बाई, तो यहाँ से डी पी जो बना ना वो बना एफ डी टी, क्या बना एफ इंटू डी टी। एफ इंटू डी टी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स, क्या बोला जाता है, इम्पल्स बोला जाता है। यानी कि चेंज इन मोमेंटम मेरा किसके बराबर आता है,
वो आता है इम्पल्स के, किसके बराबर आता है, इम्पल्स के बराबर। और इस मोमेंटम की वैल्यू अगर देखें तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच इट मूव। तो जिसके साथ बॉडी मूव कर रही है वो वेलोसिटी और साथ में उस बॉडी का मास, दैट दोनों की प्रोडक्ट जो है हमें क्या देती है यहाँ पे, दैट इज गिव द मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम का जो फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, P इज इक्वल टू mv। अब यहाँ पे P के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन साथ में बताऊं तो P क्या है मेरे पास, लीनियर मोमेंटम, क्या बोला जाता है इसको, लीनियर मोमेंटम। ठीक है बात, ओके। लीनियर मोमेंटम जो है ये क्या होती है, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, डायरेक्शन होगी, क्या होगी, कुछ ना कुछ डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी। तो इसके ऊपर हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर है, दैट्स वाई लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट होगी इसकी लीनियर मोमेंटम, मास के लिए होगी किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें लीनियर मोमेंटम को पता होनी चाहिए। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ। ये कह रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसको मेजर कर रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मेजर करता है, बताइए। ऑप्शन है मोमेंटम को, फोर्स को, इनर्शिया को, या डिस्प्लेसमेंट। तो हम बार बार बताते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि जो इनिशिएशन है फोर्स का वो न्यूटन ने ही किया था। उनसे पहले एक अपने पास साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, ठीक है, मतलब जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, अरस्तु। वो क्या थे, वो मतलब सारी चीज़ों को बताते थे, मतलब एक तरीके से यूँ माना जाता था कि सारी जो नॉलेज है, सारा जो ब्रह्म ज्ञान वो उन्हीं को है, मतलब उन्होंने जो बोल दिया वो सारी दुनिया मान लेती थी। तो वो क्या बोलते थे सबसे पहले, मतलब कि जो फोर्स है, यानी कि हम मतलब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो चलती ही रहेगी। न्यूटन ने बाद में डेफिनेशन चेंज, ऐसा नहीं है वो चलती ही रहेगी, वो क्या होगी, कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। अगर हमें बॉडी को कंटिन्यूस मोशन में रखना है तो हमें उस पर कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ये वर्डिंग बोली इन्होंने। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट और आए, दैट इज द गैलीलियो गैलीली। कौन आए, गैलीलियो गैलीली, और साथ में वहाँ पे कौन थे, न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों ने फिर क्या किया, उन्हीं के ऊपर सर्च की, भाई फोर्स जो है, जैसे लॉज दिए अपने अलग अलग, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने जो है उस डेफिनेशन को क्या करेक्ट किया। तो हम मानते हैं कि जो फोर्स का इनिशिएशन हुआ है ना, वो किसने किया है, न्यूटन ने किया है। ठीक है, तो कहाँ से इनिशिएशन हुआ, दैट इज फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो जो फोर्स की क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली वैल्यू बताता है, दैट इज द न्यूटन सेकंड मोशन। कौन सा है, न्यूटन सेकंड लो। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बताइए फटाफट। हाँ जी, क्लियर है सभी को, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इस एक्सलेशन इज, उसका एक्सलेशन जो है वो बताओ क्या होगा। अगर एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक्सलेशन बताओ। अब देखो यहाँ पे बहुत ही मतलब बेसिक सा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो कह ही नहीं सकते इसको, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है फोर्स जो है वो क्या होती है, मास इंटू एक्स, क्या होते हैं, मास इंटू एक्सलेशन। फोर्स इज अ वेक्टर, ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से क्या बताना है अपने को, एक्सलेशन बताना है। तो एक्सलेशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट, क्या होगा, फोर्स पर यूनिट मास। तो देखो फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और उसके बाद मास कितना है मेरा 2 kg। एक बात ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास यूनिट दोनों की जरूर चेक कर, ठीक है ना। यूनिट क्या है वहाँ पे, SI ही होनी चाहिए, या फिर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये दोनों SI में, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, देखा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा फिर बताओ। अगर एक्सलेशन आ रहा है हमारे पास कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हाँ जी।
इफ एनीबडी हैव ए प्रॉब्लम देन टेल मी। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ऑप्शन ए एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, या कैंसिल ईच अदर, या ऑलवेज प्रोड्यूस मोशन। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो हमेशा मोशन को प्रोड्यूस करे, या फिर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, या फिर वो दो बॉडीज के ऊपर लगेंगे, या फिर वो एक ही बॉडी के ऊपर मतलब सेम बॉडीज के ऊपर एक्ट करें। बताइए क्या होगा आंसर। अब थ्योरी आप लोगों ने सभी से मतलब सभी ने पढ़ रखी है, अगर आप ये क्लास ज्वाइन करे हुए तो वो बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा? जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगती है, हम कहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हमारे पास क्या है, जो फोर्स हम लगाएंगे बॉडी भी अपने ऊपर उतनी ही फोर्स, दैट इज यहाँ पे एक्शन जो हम करेंगे उतनी ही हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन होगी। फोर्स लगेगी मतलब इस मान लेते हैं यहाँ पे ये पेन है, इसने इसके ऊपर इतनी फोर्स लगाई, हाथ ने इसके ऊपर इतनी फोर्स लगाई, इधर से ये भी इसके ऊपर इतनी फोर्स लगाई, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, एक एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। इसने एक्शन की और इसने यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर में तो रहेंगी लेकिन डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। दैट्स वाई अपना ऑप्शन जो है बी यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो यहाँ पे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 करते हैं। When a gun is fired, it's recoil backward because of। ये कह रहा है कि वो जो है हमने यहाँ पे गन को फायर किया, जैसे प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन में हमने गन वाला एक क्वेश्चन किया था जिसमें जो है टारगेट ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ से हमने गन फायर की तो बताना था कि वो उसको हिट करेगा कि नहीं करेगा, अगर वो सेम टाइम पे छोड़े जाते हैं तो हिट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है आप लोगों से कि यहाँ पे बताओ व्हेन ए गन इज फायर्ड रिकॉइल बैकवर्ड बिकॉज। यहाँ पे एक गन को हम फायर करते हैं तो वो क्या करती है, रिकॉइल करती है, यानी कि पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, तो वो किस वजह से होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या ग्रेविटेशनल। हाँ जी, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का तो कोई लिंक ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, इसको तो पहले ही काट दे। ठीक है, बचे 3 ऑप्शन अपने पास। कंजर्वेशन, यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन लॉ लग रहा है, एनर्जी, मास और कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास पहले और बाद में, यानी आफ्टर द रिएक्शन बिफोर द रिएक्शन विल रिमेन्स कांस्टेंट। बट यहाँ पे मास की कोई बात नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास हैवी मासेस है और मास वहाँ पे कम ज़्यादा नहीं। मास कम ज़्यादा जैसे कि हम माइक्रो लेवल की अगर बात करते हैं तो उसमें हम मास को कम ज़्यादा करते हैं, मतलब वहाँ पे मास का इफेक्ट पड़ता है, बट यहाँ पे कोई मास का इफेक्ट नहीं आएगा। दैट्स वाई जो है लाफ कंजर्वेशन मास तो गया, बचा एनर्जी और मोमेंट। वहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी या टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देखो वेलोसिटी दोनों में आती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी एनर्जी में भी आई, एंड एम वी दैट इज मोमेंटम में भी है। लेकिन यहाँ पे कौन सा लगेगा अपना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंट लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम। कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी जब हमारे पास कोई भी फोर्स ना लगाई जाए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम या काइनेटिक। यस आंसर करो फटाफट, क्या आएगा आंसर करो भाई, कमेंट में क्या आएगा। बताइए क्या आएगा आंसर। यस टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि फोर्स वहां पे हमने कितनी कर दी, 0। फोर्स कितनी लगाई, 0।
अगर फोर्स जीरो एक्ट कर रहे हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हुआ ना कि फोर्स लगाई ही ना हमने। ओके, तो कौन सा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, विल रिमेन कांस्टेंट, कौन सा? देखो फोर्स होती है मेरे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स जीरो तो मास जीरो हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन ये तो होगा जीरो, फिर एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, मोमेंटम, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो, है ना, मोमेंटम भी जीरो। इज दैट राइट? नहीं, क्यों? क्योंकि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी पी बाई डी टी के, और अगर ये जीरो कर दिया इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, डी पी बाई डी टी जो है वो जीरो है। और किसका डेरिवेटिव जो है जीरो होता है, का डेरिवेटिव जीरो होता है, उस क्वांटिटी को बोला जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो ऑलवेज जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हैवी नहीं है बट इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट करते हैं। ओके, क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन रेट वेट अ सेकंड, ओके। देखो क्वेश्चन 11 देखें, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी भी बॉडी के अंदर वो किस के ऊपर अफेक्ट करेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, या इंडिपेंडेंट ही होगा मास के, या फिर इक्वल टू होगा मास के, बताइए। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन और मास की प्रोडक्ट हमारे पास फोर्स आती है, फोर्स आती है। तो एक्सेलरेशन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं डिपेंड, बताइए क्या आएगा, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जो एक्सेलरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बताइए भाई, क्या आंसर यहाँ पे रहने वाला है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, एक्सेलरेशन जो आएगा यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, एक्सेलरेशन इज फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास अगर ज़्यादा होगा, मास अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारे पास जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा फोर्स हमें उसको देनी पड़ेगी। तो ये क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज ऑप्शन बी जो है क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन सिटिंग इन ए बस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड थ्रो ए बॉल वर्टिकली अप, द बॉल विल बी, ये कह रहा है कि मतलब एक आदमी है जो है बस में बैठा हुआ है, मूविंग बस है विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो बॉल को थ्रो करता है वर्टिकली अप, ऊपर फेंकते हैं, तो उसके केस में जो है बॉल कहाँ पे गिरेगी, या वो फॉल बिहाइंड हिम, उसके पीछे गिरेगी, उसके आगे गिरेगी, या फिर उसके हाथों में गिरेगी, या गो आउट ऑफ द विंडो। तो गो आउट ऑफ द विंडो तो होगा नहीं क्योंकि उसने ऊपर की तरफ फेंका, विंडो की तरफ तो फेंका ही नहीं, है ना। तो बताओ क्या आएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर हम कोई बॉल फेंकते हैं किसी भी यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी के अंदर बैठ के, तो हमारे पास जो बॉल है वो कहाँ पे गिरेगी, वो गिरेगी उसके हाथों में, किसमें, उसके मतलब हैंड में गिरेगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो वर्टिकली अपवर्ड जो है वो कंपोनेंट बदल रहा है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम फॉर बोथ। ठीक है, कौन से बोथ, बस और दूसरा वो बोथ।
ठीक है, बस और बॉल के लिए वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बस के लिए तो चेंज नहीं होगा, बट बॉल के लिए हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए क्या होगा, सेम चेंज होगा। दैट्स वाई वो जो बॉल है वो कहाँ पे गिरेगी, हाथों में। ठीक है, वर्टिकल चेंज हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्टिकल में तो अप डाउन मोशन होगा, अगर हॉरिजॉन्टल चेंज होता तब वो उसके आगे पीछे गिरती, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, वो चेंज नहीं हो रहा तो कहाँ पे गिरेगी, में गिरेगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। द यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का। अगर देखें तो वहाँ पे यूनिट दी होती थी और हमें क्वांटिटी निकालनी होती थी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसको जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, कैसे बताएंगे, देखो किलोग्राम है, किलोग्राम के लिए यहाँ पे अपने पास यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज किलोग्राम के लिए मास, मीटर पर सेकेंड के लिए वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी हमने अभी पढ़ा था, दैट इज लीनियर मोमेंटम। क्या होगा वो, लीनियर मोमेंटम होगा। मोमेंटम यहाँ पे कौन सा है, ये लीनियर वाला का मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। क्लियर है, क्लियर है सभी को। ओके अगला क्वेश्चन, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितनी लगे, एक सिस्टम के ऊपर जीरो लगे, तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इंक्रीज, या फोर्स बिकम इनफाइनाइट। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जो मतलब पीछे वाले 10 किए उनमें ऐसा ही क्वेश्चन था, जहाँ पे फोर्स जो है वो हमने क्या कर दी थी, जीरो कर दी थी, फोर्स जीरो की थी, यानी कि नो फोर्स इज एक्टिंग। यहाँ पे भी ऐसे करें, नेट फोर्स जो है ऑन ए सिस्टम इज जीरो, नो फोर्स एक्ट बोले या जीरो फोर्स एक्ट बोले एक ही मतलब। देन वहाँ पे क्या होगा, जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें पता है जी एफ जो होता है वो होता है डी पी बाई डी टी के इक्वल, क्या होता है डी पी बाई डी टी के इक्वल। अगर ये फोर्स जीरो होगी इसका मतलब डी पी बाई डी टी जीरो हो गया, और जीरो कौन होता है, वो क्वांटिटी जिसका डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो आता है, वो क्वांटिटी कैसी होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कैसा, ठीक है, हमेशा कैसा आएगा, जीरो आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 50। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन, मोशन ऑफ ए रॉकेट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, हाँ मोशन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, मोशन ऑफ ए रॉकेट, बताइए क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसके ऊपर होगा बेस्ड, न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर जो है बेस्ड होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है, जैसे कि रॉकेट है, रॉकेट हमने लॉन्च करना है इस तरीके से, तो नीचे से उसके क्या है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से जो है रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो ये क्या करता है, नीचे जो है प्रेशर बनाता है, नीचे प्रेशर बनाता है, नीचे ये एक एक्शन करता है, नीचे क्या करता है, एक्शन करता है, और फिर इसके ऊपर क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसको हेल्प करती है ऊपर उठाने, इसको ऊपर उठाने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्यूल यूज होता है उसकी अगर बात करें तो फ्यूल जो है यहाँ पे वो कौन सा यूज होता है, कौन सा फ्यूल यूज होता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज वाली क्लास में अपने 15 ही क्वेश्चन थे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन अपना बच गया बेसिकली, वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, तो अपना जो है कोई भी अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट जो है मतलब फर्स्ट न्यूटन्स लॉ जो है इनर्शिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। फिर इसने पूछा था बॉडी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। उस लॉ को क्या बोलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड हमने पूछा गया था कि जो ऐसा यूनिट है फोर्स की वो क्या होती है, न्यूटन, वो हमने साथ देख लिया था। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था,
फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, नेट फोर्स एक्ट कर रही है ऑन ए बॉडी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन, क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि जो मोमेंटम है p जो है वो किसके इक्वल होता है, डेट इज ऑन mv के इक्वल होता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन जो है किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डेट इज गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द फोर्स, फोर्स के बारे में क्या है वो हमें बताता है। उसके बाद फिर जो बॉडी है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना था, ये छोटा सा न्यूमेरिक इजीली हो गया ये, ठीक है। एक्शन रिएक्शन जो है फोर्स का वो एक बॉडी के ऊपर एक्ट करता है या दो बॉडीज के ऊपर एक्ट करता है, मतलब सेम बॉडी होगी या डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज वहाँ होंगी जिसपे एक्शन रिएक्शन पेयर जो है अप्लाई होता है। तो वो हमने देखा कि वो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए, एक एक्शन करेगी दूसरी रिएक्शन, तो वहाँ पे एक्शन है ना पेयर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या देखा, एक गन जो है फायर की तो रिकॉइल करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये किसके कारण होता है, ये होता है लीनियर मोमेंटम के कारण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन एक्ट, जब कोई भी फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगेगी तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, दैट इज द लीनियर मोमेंट, ये हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर वो मास के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, कैसा होगा वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो पर्सन है वो मतलब सिटिंग इन ए बस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड थ्रू ए बॉल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन वहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा, दैट्स वाई जो बॉल है वो कहाँ पे गिरेगी, उसके हाथों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो यूनिट है किसकी है, दैट इज द लीनियर मोमेंटम की, फॉर्मूला पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, दैट इज लीनियर। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट द क्वेश्चन इज द मोशन ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन, मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी जो क्लास, ओके। तो जिसको मतलब पसंद आए क्लास तो ठीक है, थैंक यू सो मच।